सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगले 3 साल में मुल्की एक्सपोर्ट्स को 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास की सदारत की और इस हदफ को हासिल करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की और साथ ही वादा भी किया कि वो खुद हर 1.5 माह के बाद इस बोर्ड के इजलास की सदारत किया करेंगे। इससे अब लगता तो यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में काफ़ी संजीदा है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान अपने एक बहुत ही अहम रिसोर्स को मुसलसल नज़रअंदाज करता रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान 100 अरब डॉलर तक हासिल कर सकता है, और वो है ब्लू इकॉनमी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास मौजूद कुदरती वसाइल और छुपे हुए ख़जानों की बदौलत 100 अरब डॉलर से ज़ायद आमदनी पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। हमें शायद ये मालूम ना हो कि दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, और बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मूनी ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की सनत को उसकी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया है। पाकिस्तान के पास 100 बिलियन डॉलर से ज़ायद इनकम के ज़राए ब्लू इकॉनमी की शक्ल में मौजूद हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कौमी मईशत में ब्लू इकॉनमी शामिल करना इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के पास 1000 किलोमीटर से ज़ायद की साहिली पट्टी मौजूद है, जो समुद्री जानवरों, पौधों और मादनी वसाइल के मुतादिद इक़साम का घर है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा है। वज़ीर आज़म ने 60 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है, लेकिन 100 अरब डॉलर हमारे पास हमारे समंदर में ही मौजूद हैं, लेकिन अदम तवज्जोही की वजह से हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। पाकिस्तान की 95% तिजारत समंदर के रास्ते होती है। पाकिस्तान का बहरे हिंद पर रकबा 3 लाख किलोमीटर के करीब फैला हुआ है, और पाकिस्तान के पास कुदरती खुसूसी इकनॉमिक जोन मौजूद है, जिसके ज़रिए दुनिया के 70% तेल की तरसील भी होती है। साहिली सयाहत, समुद्री हयात यानी एक्वाकल्चर, शिपिंग, फिशिंग, बंदरगाह की सरगर्मियाँ, समुद्री हदूद में मौजूद हाइड्रोकार्बन और रीन्यूएबल एनर्जी के ज़राए से भी पाकिस्तान माला माल है। दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में से पाकिस्तान 44वें नंबर पर आता है, जिसके पास 1000 किलोमीटर से ज़ायद साहिली पट्टी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में बीच टूरिज़म ना होने के बराबर है, जिससे सिर्फ पाकिस्तान को 50,000 अमरीकी डॉलर्स ही मिल पाते हैं, जो इंतहाई मामूली रकम है, क्योंकि आलमी सतह पर ब्लू इकॉनमी का 62% सिर्फ इस बीच टूरिज़म पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान अपनी साहिली सयाहत से 4 अरब डॉलर तक सालाना कमाने की सलाहियत रखता है। आलमी सतह पर मछली की जो औसत खपत है वो 22 किलोग्राम है, जबकि पाकिस्तान में ये सिर्फ 2 किलोग्राम से भी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ी से फैलते हुए शहर, एग्रीकल्चर लैंड और रिहायशी सोसाइटियों में बदलना और पानी की बढ़ती हुई किल्लत की वजह से पाकिस्तान ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान फ़िशिंग के सेक्टर से सिर्फ 4 बिलियन डॉलर्स कमाने की सलाहियत रखता है, लेकिन अभी तक के मुनाफा महज 450 बिलियन डॉलर्स तक ही महदूद है। बहरी जहाज़ों की सनत में भी पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। शिप्स की तादाद 71 से कम होकर पिछले 54 सालों में सिर्फ 11 रह गई है। इन 11 में से भी 6 तेल बरदार और 5 माल बरदार जहाज़ हैं, जो कि सिर्फ 5% तिजारत का जरिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान 5 से 6 बिलियन डॉलर्स सालाना का कीमती ज़र मुबादला गैर मुल्की माल बरदार जहाज़ों पर खर्च करने पर मजबूर है। पाकिस्तान की बहरी फ्लीट तैयार करने की मौजूदा सलाहियत 2600 टन है, जबकि सुपर टैंकर 5 लाख टन से ज़्यादा वजनी होते हैं। बहरी जहाज़ के तामीरी शोबे की तरह पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग की सनत भी शदीद मुतासिर है। साहिली सरगर्मियों के जरिए आलमी सतह पर कमाई का तनासुब मईशत का 11% है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 फाल बंदरगाहें हैं, जिसमें कराची पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट कासिम है, और गवादर को अभी मुकम्मल तौर पर फाल बंदरगाहों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा सकता। जबकि पाकिस्तान और माड़ा, पसनी और जीवनी बंदरगाहों को तरक्की देकर अपनी इस सलाहियत में भी मजीद इजाफा कर सकता है। 350 नॉटिकल मील तक फैले एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन में पाकिस्तान के पास हाइड्रोकार्बन के वसी ज़राए मौजूद हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन नहीं कर सका है। चीन ने अपने समंदर पर एक शमसी तवानाई का पार्क तामीर कर दिया है, जिसके जरिए चीन 54,000 मेगावाट बिजली बनाएगा। जनूबी चीन के साहिली शहर ग्वांगझू में लगाए गए टर्बाइन प्लेटफॉर्म सालाना 54,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो हर साल चीन के 30,000 घरानों को बिजली फराम करने के लिए काफ़ी है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह के मनसूबों से फ़ायदा नहीं उठा पाता, जबकि मौक़े पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं, वसाइल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 1845 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जबकि पैदावारी सलाहियत 50,000 मेगावाट मौजूद है। अब यहाँ पर भी ये सवाल है कि पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी से फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकता है। पाकिस्तान के पास तवील तरीन साहिली पट्टी, 5 बड़े दरिया, दुनिया का बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान के पास अहम मौके हैं
ये फिशिंग, शिपिंग और हाइड्रो पावर जनरेशन को ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा सके और अरबों डॉलर्स का फ़ायदा भी उठाया जा सके। बांग्लादेश ने माली साल 2019-20 में 27.8 लाख टन कार्गो अंदरूनी आबी ज़राए यानी दरियाओं, नहरों से मुंतकिल की है। पाकिस्तान भी अपने 10,000 से 370 किलोमीटर तवील अंदरूनी आबी रास्तों को तरसील के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैरी टाइम ट्रेड में पाकिस्तान को 3 सालों के दौरान पोर्ट्स की सलाहियत 37 मिलियन से 217 मिलियन टन सालाना बढ़ा सकता है। माहिरीन के मुताबिक गवादर को एक स्मार्ट पोर्ट में तब्दील किया जा सकता है। एक तखमीने के मुताबिक 2050 तक आलमी सतह पर तेल और गैस की ज़रूरियात आबी ज़राए से पूरी होंगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की तरफ जाए ताकि अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। चीन, जर्मनी, रूस और तुर्किया जैसे ममालिक के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है। तेल और गैस के पाकिस्तान के पास समंदर में तांबा मौजूद है, सोना, चांदी और फॉस्फोरस के ज़खायर भी मौजूद हैं जो मुल्क की किस्मत बदलने में अहम किरदार रखते हैं। हम कैसे इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अब तक क्यों नहीं हो सके, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड आदिल राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हमारे पास जो इतना बड़ा ख़जाना मौजूद है, इससे हम अभी तक क्यों फ़ायदा नहीं उठाया जा सका आदिल साहब, और आगे हम किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आप ही से एक सवाल करता हूँ कि दुनिया में वो कौन सी किताब है जिसको अगर मैं ये कहूँ कि उसमें लिखी हुई हर बात बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? कुरान शरीफ है, बेशक वो हमारी जिस किताब पर हमारा यकीन है। देखिए, हमारा पूरा यकीन कुरान शरीफ के ऊपर है। हमारी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा यकीन नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ सब कुछ बिल्कुल वाकई सही है। मैं इसमें कहीं ये नहीं कह रहा कि कौन मुसलमान और कौन काफिर। बहुत से काफिर हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं, और आज तक हमारे बहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने शायद कुरान शरीफ को या तो तर्जुमे से पढ़ा नहीं या उस पर यकीन नहीं है। कुरान शरीफ की आयत है और शायद कुरान शरीफ में वो वाहिद बिजनेस है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कहा है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 164 है, जिसमें वो कह रहा है अपनी तमाम आयात को बयान करते हुए, अपनी तमाम खूबियों को बयान करते हुए, जो उसने दिन और रात के बदलने में उन तमाम चीज़ों में जो निशानियाँ रखी हैं। एक उसमें जुमला उसने ऐड किया, अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि नफ़ा है उन कश्तियों में जो समंदर में चलती हैं। आई थिंक ये वाहिद बिजनेस है जिसके बारे में नफ़े का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि समंदर में जो कश्तियाँ चलती हैं इससे नफ़ा है। और दुनिया में जितनी बड़ी ताकतें हैं वो सब जानती हैं कि समंदर से ही नफ़ा है। अगर आप अपने जहाज़ों को, अपनी मैरीटाइम को, अपनी ब्लू इकॉनमी को सही तरीके से, अब ये ब्लू इकॉनमी के हैं, मैरीटाइम के हैं, समुद्री रास्ते के हैं, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे उसको और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए चेंज होते रहें। तो समुद्री रास्ते आपको देखें, आपको 95% आपने पाकिस्तान का कहा, पूरी दुनिया का 97% कार्गो जो है वो बाय सी मूव होता है, बिजनेस बाय सी चल रहा है। और स्पेशली जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, जब से ये सारा का सारा समंदर के थ्रू ही मूव हो रहा है। कभी आप अपने इर्द गिर्द नजर डाल के देखें और सोचें, कभी आप जिस कमरे में बैठे हैं कि इस कमरे में वो कौन सी 4 या 5 या 10 चीजें हैं जिसके अंदर समंदर, जिसकी सप्लाई चेन में समंदर ना आया हो, या वो पोर्ट के रास्ते ना आई हो, या उसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल वो पोर्ट के रास्ते ना आया हो, तो यकीन जाने आप नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ब्लू इकॉनमी जो है हम उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें वाकई इससे फ़ायदा है, और क्या कितना फ़ायदा है, ये फ़ायदा हम कैसे उठाएं। हाँ, ये चीज़ें हमें थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेंगे। कुछ अर्सा पहले आपका आज ही के प्रोग्राम को मैं सुन रहा था, तो उसमें हमारे शायद एडमिरल खावर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी समंदर जो है वो हमारी आंखों से ओझल है, हम देख नहीं पाते। अब आप से मैं दूसरा सवाल ये करूँगा, आप यकीनन बड़े अरसे से कराची में होंगे, शायद पैदाइश से कराची में हो। जी बिल्कुल। आपने कितनी दफ़ा सी व्यू पे खड़े होके समंदर को देखा है? यकीनन कई दफा, दर्जनों, शायद सैकड़ों बार देखा होगा। सैकड़ों बार देखा। कितनी दफा समंदर पे खड़े होकर सी व्यू को देखा? बहुत कम, शायद 1 दर्जन से भी कम हुआ होगा ऐसा गहरे समंदर में जाना। और आपको कराची के, मैं पूरे पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करता, मैं पंजाब की बात नहीं करता, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करता, मैं अपना गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करता,
कितने लोग हैं जिन्होंने समंदर पे जाके सीवीओ को या हमारी कोस्ट लाइन को देखा है। तो कराची में भी आई थिंक टोटल 10% लोग हैं जिनको ये जगह देखने का मौका मिला। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे कितने फायदे हैं इस समंदर में और इसके अंदर पैदा होने वाली तमाम चीजों में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब जो आपके प्रोग्रामों में और वैसे भी मैंने पहले भी देखा है कि हम जब भी इस टॉपिक पे बात करते हैं तो हर शख्स एक ही चीज पे आके टिक जाता है, जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं हमारे यहाँ। अच्छा। जैसे हम कहते हैं जी हमारी पोर्ट जो है वो अच्छी नहीं चल रही, हमारी पोर्ट के ऊपर काम नहीं होता, हमारी पोर्ट अच्छी नहीं चल रही, हमें 6 पोर्ट और बना देनी चाहिए। मेरा अपना, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ही पोर्ट मैनेजमेंट की है, मैंने जो कुछ पढ़ा है और जो मेरा तजर्बा रहा है, पोर्ट खुद कुछ भी नहीं होता। यानी अगर आप पोर्ट को एक लें, पोर्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। पोर्ट की अगर वैल्यू बनती है तो आपके पीछे जो इंडस्ट्री है उससे बनती है। आपकी पोर्ट पे एक सामान आना है जो पोर्ट के अपने काम का नहीं है, वो इंडस्ट्री के काम का है। या तो वो इंडस्ट्री में जाना है या इंडस्ट्री से वो आपके पास आएगा और आपके रास्ते से निकल के वो दुनिया में जाना है अपने एक्सपोर्ट के तौर पे। हम पोर्ट के पीछे हैं कि जी हमारी मैरीटाइम में लोग पोर्ट के ऊपर काम नहीं करते। पोर्ट पे इस वक्त हमारा पोर्ट, जो कि हमारे पोर्ट को अगर आप लोगों को कहें, मैं खुद मानता हूं कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। यानी अगर मैं उसका मुकाबला दुनिया की, चाइना की, एम्स्टर्डम की, सिंगापुर की और इन पोर्ट से करूं तो पाकिस्तान की पोर्ट में तो कोई एफिशिएंसी है ही नहीं। उसके बावजूद हम 50% कार्गो हैंडल कर रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा आ ही नहीं रहा हमारे पास या यहाँ पे जा नहीं रहा। हम ये कहें कि हमारी पोर्ट काम नहीं कर रही, ये गलत है। क्या हमें और पोर्ट की जरूरत है? आप क्यों पैसा खर्च करके और पोर्ट बनाएंगे? क्या आपके पास कार्गो आने के लिए, या तो ऐसा हो कि पोर्ट खचाखच भरी हुई है और आने का रास्ता नहीं मिल रहा। आपकी पोर्ट पहले ही 50% 60% पे काम कर रही है, आप 6 पोर्ट और बनाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा ये होगा कि जी जो पोर्ट कासिम या केपीटी है जो अपनी अगर 60% और 50% पे काम कर रही है, उसका 10% कार्गो निकल के और मारा की पोर्ट पे चला जाएगा, या अगर आप जर्मनी की पोर्ट कहें या आप कोई और पोर्ट कहें उस पे चला जाएगा। तो बेसिकली ये सोचना कि जी ब्लू इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ समंदर पे काम करने से होती है तो ये गलत। अच्छा, इसके अंदर पेरिफेरल आपके पीछे जो इंडस्ट्री है, आपके पीछे जो इकोनॉमी पाकिस्तान की है, वो बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है कि हमें उस इकोनॉमी को भी इंक्रीज करना है। ये एक कंबाइंड पूरा जो है सिस्टम है। ये अब आज के दौर में, पहले एक जमाना था कि हम हर डिपार्टमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करते थे कि जी ये बिजली का डिपार्टमेंट और ये। आज के दौर में सप्लाई चेन का दौर है। आजकल जो कैलकुलेशन होती है वो ये नहीं होती कि पोर्ट सही काम कर रही है या इंडस्ट्री सही काम कर रही है या हमारा रोड नेटवर्क सही काम कर रहा है। आजकल कैलकुलेट होता है कि जी इस इंडस्ट्री से एक चीज बनी है, एक इंडस्ट्री से बनी है और उसको दुनिया में सी पे जाना है और उसको बी से गुजर के जाना है। तो ए, बी और सी, ये तीनों चीजें मिलकर कितनी एफिशिएंसी दे रही है। सही। तो हमारी कदा कलामी की माजरत, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये कनेक्ट इसको हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है और इकोनॉमी है उससे किया। लेकिन जो इस वक्त कार्गो की मद में हम एक फिगर आता है, कोई 6 अरब डॉलर, कोई 8 अरब डॉलर का फिगर देता है, कोई 9 अरब डॉलर का फिगर देता है कि ये जो हम कार्गो की मद में इस वक्त किराया अदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेड तो हो रही है, अब उसमें इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वो नंबर वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये 9 अरब डॉलर तो हमारी जेब से जा रहा है, जिसको हम, अगर हमारे पास शिप्स अवेलेबल हों अपने, तो ये हम बचा के बहुत कुछ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए भी और ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए भी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। ये एक हमारा जो इस वक्त अलमिया है, थोड़ा सा अलमिया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें यह है कि देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हमारे मोबाइल के भी कारखाने लग गए, हमारे यहाँ गाड़ियाँ भी लोग बना रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो लोग शिप नहीं लेकर आ रहे हैं। ये कहना कि जी गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, पॉलिसी भी वही बनवा रहे होते हैं, उनके अंदर उनकी बहुत सपोर्ट होती है उस पॉलिसी को बनाने में, उसके अंदर वो बहुत बात उनकी सुनी जाती है। अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो क्या आपके ख्याल से जो ये गाड़ी की इंडस्ट्री यहाँ पे इतनी डेवलप कर गई है कि आप यहाँ पे गाड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं, तो मसला वो नहीं है कि वो लोग नहीं है, मसला ये है कि उनकी नॉलेज नहीं है कि ये समंदर कितना फायदेमंद है।
ये जहाज कितने फायदेमंद हैं, हमने क्या इंसेंटिव दिए हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने तो पिछले कई सालों से इतने अच्छे अच्छे इंसेंटिव दिए हुए हैं अपनी पॉलिसीज में, जो वो चाह रहे हैं कि यहाँ शिप्स आए। बेशक अगर शिप्स यहाँ पे आ जाते हैं पाकिस्तान में, अभी आपकी PNSC है जिसके बारे में आपने कहा कि 126 जहाजों से गिर के वो 13 जहाजों 16 जहाजों पे आ गई। बैकग्राउंड की वजूहत हैं बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नाकामी वाली चीजें हैं, गलत चीजें हैं और नेगेटिव चीजें हैं। उस जमाने में बांग्लादेश मौजूद था, बांग्लादेश से जूट और बहुत सारी चीजें बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में मूव करती थी। फिर वो चीज खत्म हुई, उसकी वजह से बहुत सारे जहाजों का कारोबार खत्म हो गया, क्योंकि उस जमाने में बाहर हमारी इतनी एक्सपोर्ट नहीं जा रही थी। फिर दूसरी चीज, जो पुराने जहाज थे वो छोटे जहाज थे। आज अगर आप टनेज के हिसाब से, यानी जहाज जो एक्चुअली जहाज जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, और जो चीज उसके अंदर काउंट होती है वो ये होती है कि ये कितना सामान उठा के लेके जा सकता है। आप इससे अंदाजा कीजिए कि बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आजकल हमारे यहाँ वो ट्राईसाइकिल या रिक्शा जिसको हम कहते हैं, कैरियर रिक्शा भी है, सुजुकी कैरी भी कैरी कर रही होती है। आज मेरे पास 50 सुजुकी कैरीज थी, मैंने उनमें से जो पुरानी हो गई उनको बेचा और मैंने एक बड़ा 20 टनर ले लिया या 10 टनर ले लिया या 2 टनर बड़ा एक ट्रक ले लिया। सही कहने को मेरे पास एक ट्रक आया, लेकिन मेरी कैपेसिटी जो है उस जैसी 6 गाड़ियों को चलाने के बराबर हो गई। यही चीज हमारे PNSC में हुई है। आप अगर उस चीज को कैलकुलेट करेंगे कि कितनी टनेज हमारी इंक्रीज हुई है, तो हम आज से 20 साल 25 साल पहले के मुकाबले में शायद डबल हो चुके हैं। तो कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हुई है, ठीक है, नंबर कम हुए हैं और हमें और की जरूरत है। हमारे बहुत सारे लोग अपने जहाज चला रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं चला रहे। उसकी वजूहत क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो एतबार, हमें अपने लोगों पर एतबार नहीं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के अपने बल्क कैरियर पाकिस्तान में नहीं चल रहे, सिर्फ उनके ऑयल के पाकिस्तान में चल रहे हैं। बाकी जो जहाज हैं जिसमें के ड्राई कार्गो मूव होता है, वो ज्यादातर हमने दूसरे मुल्क के लोगों को चार्टर पे दिए हैं। वो इंडिया में भी चल रहे हैं, वो इंडिया की अपनी पोर्ट्स पे भी चल रहे हैं, जिसे हम कैबोटेज कहते हैं। वो डिफरेंट कंट्री में, कोलंबो में भी चल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लोगों का कार्गो लेके नहीं जा रहे। उसकी वजूहत यही है कि एक तो हमारी पॉलिसीज जो हैं वो थोड़ी सी रिफॉर्म होने की जरूरत है, थोड़ा सा बेहतर होने की जरूरत है कि हम उस तरफ लेके जाएं, और साथ साथ लोगों को भी हिम्मत दिलाएं कि आप आए इस इंडस्ट्री की तरफ। और जिस तरीके से आपने और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, थोड़ी सी हिम्मत के साथ अल्लाह पे भरोसा करके इस प्रोजेक्ट पे आए। जैसे जैसे आप आएंगे, अभी पहले छोटे जहाज लेकर आए, फिर आगे बड़े जहाज लेके जाएं, आपका इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी तरक्की मिलेगी और खुद उन लोगों को भी। लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड आदिल राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड आदिल राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आदिल साहब, प्राइवेट सेक्टर है, उसकी इतनी तवज्जो या इंटेंशन इस वक्त नहीं है इस सेक्टर पर, क्योंकि अभी हमने देखा मर्स्क ने MOU एक साइन किया है कैसर अहमद शेख साहब और उनकी मिनिस्ट्री के साथ, $2 अरब की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो जब इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हमारे इन्वेस्टर्स क्या प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या उनकी इस वक्त तवज्जो नहीं है शिपिंग की तरफ या फिशिंग की तरफ? इथोपिया को हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई समंदर नहीं है, लेकिन उनके पास अपने इतने जहाज़ हैं कि वो कार्गो से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मालदीव में हमने देखा, कल खावर साहब ने बताया, चूँकि वो वहाँ पर एम्बेसडर भी रह चुके हैं, किस तरह से उन्होंने अपने टूरिज्म को डेवलप किया है और उससे उनकी पर कैपिटा इनकम $13,000 तक पहुँच चुकी है। तो ये इस सिलसिले में हमारा प्राइवेट सेक्टर पीछे है या कुछ टैक्सेशन लॉज बड़े पेचीदा हैं, गवर्नमेंट ने कुछ इशूज़ क्रिएट किए हुए हैं? असल मसला है क्या और होगा कैसे ये हल? देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह से कहूँगा कि कोई भी बिजनेस अगर आप दुनिया में करें, बिजनेस की, जैसे हमारे यहाँ जब हम नेवी में थे तो हमें जो फायर का है कि आग जब लगानी होती है तो 3 चीज़ों की जरूरत होती है आग में। एक है कि वो मटेरियल हो, हीट हो और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो आग लग जाएगी। इसी तरह एक बिजनेस है, बिजनेस के लिए भी 3 चीज़ों की जरूरत है, जिनमें से एक चीज़ है उस बिजनेस का होना, कि वो बिजनेस वहाँ पे अवेलेबल, या वो आइडिया, वो प्रोजेक्ट आपके पास हो, एक अच्छी तरह से वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट चाहिए। एक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक आपको लेजिस्लेशन चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट चाहिए, जो गवर्नेंस है उसकी सपोर्ट चाहिए। जी, आपकी नज़र में अभी इस
ख़ास तौर पर जो क्योंकि पोर्ट पर आपकी एक्सपर्टी है और शिपिंग को इससे अगर कनेक्ट हम कर लें, अभी इसमें कैपेसिटी कितनी, हम अपनी जो रेवेन्यू है हम उसमें कितना इजाफा कर सकते हैं अगर हम अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर चले जाएं तो? देखिए, अगर हम अपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में जाएंगे किसी भी पोर्ट का या शिपिंग का, स्पेशली जितने भी गवर्नमेंट के इदारे यानी गवर्नमेंट पोर्ट एंड गवर्नमेंट शिपिंग, पब्लिक पोर्ट या पब्लिक शिपिंग की मैं बात करूं, इसका मकसद कतई तौर पे मुनाफा कमाना नहीं। अच्छा। इनका मकसद है ऐसी पॉलिसीज को लेकर आना, ऐसे सिस्टम को लेकर आना जो हमारी एक्सपोर्ट को इनहेंस करें और इंपोर्ट की प्राइस को कम करें, ताकि जब रॉ मटेरियल हमारा सस्ता आएगा तो हमारी एक्सपोर्ट और उसका जो मार्जिन है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटी तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कराची पोर्ट को लें, कराची पोर्ट माशाल्लाह जब से हमारा SAPT बना है, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर कैरियर तक आ चुका है, तो कैपेसिटी तो हमारे पास मौजूद है। पोर्ट कासिम दुनिया की जो सबसे बड़ी पोर्ट है वो है रॉटरडैम पोर्ट, जो कि 40 किलोमीटर बड़ी है। ठीक है। और अगर आप उसका नक्शा उठा के और पोर्ट कासिम का नक्शा एक दूसरे के ऊपर रखें तो तकरीबन 80% मैचिंग है। रॉटरडैम की पोर्ट 1908 या 1907 में बनना शुरू हुई थी, उसी तरह कोडिस से एक छोटी सी पोर्ट से डेवलप होनी शुरू हुई और 2008 में उन्होंने समंदर में एक्स्ट्रा जगह रिक्लेम करके अपनी पोर्ट की और रिक्वायरमेंट को पूरा किया, पूरी भरी। सही। आज के दौर में इसी तरह हम अगर पोर्ट कासिम को एक्सपेंड करते रहें, हम टर्मिनल्स बनाएं, एक्स्ट्रा टर्मिनल और टर्मिनल, जिन टर्मिनलों की जिस चीज की जरूरत हो, खासतौर पे स्पेशलाइज्ड टर्मिनल, हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे पास चीजें हैं, हमारी जो जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज है पाकिस्तान का, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हम एक्सपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा चांस हैं। सही। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी सप्लाई चेन कैलकुलेट होती है, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसको कम करने की कोशिश करें। सही। क्योंकि हमारी एक छोटी सी बदकिस्मती कह लें कि हमारे पास बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, हमारे पास बहुत अच्छे ओर्स हैं, आयरन ओर हमारे पास है, कॉपर ओर हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारी इस तरह की मादनियात हैं, लेकिन ये पोर्ट के करीब नहीं, इनका रॉ मटेरियल पोर्ट से बहुत दूर है। अच्छा। यानी अगर आप कहें तो पेशावर में है या बलूचिस्तान में है, तो आपको ट्रक के, अब पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि आप रेलवे पे उसको लेकर आए, आप ट्रकों पे उसको लेकर आते हैं, जो कि दुनिया की महंगी तरीन, यानी एयरक्राफ्ट के बाद बाय एयर अगर आप कोई चीज मंगवाते हैं वो महंगी तरीन है, उसके बाद रोड है। सही। उसके बाद रेलवे है। तो इसका मतलब हमें अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करनी है। इसका मतलब आदिल साहब, प्रायोरिटी बेसिस पर हमें पहले पोर्ट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा या फिर हमें अपने नंबर ऑफ शिप्स को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जो एक कार्गो का बोझ हमारी इकोनॉमी पर है वो किसी हद तक कम हो सके? दोनों में से पहले कौन सा? वैसे तो दोनों ही काम हो जाए, एक आइडियल सिचुएशन तो यही है, पहले ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। मैं बिल्कुल मैं पोर्ट की एक्सपेंशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस और जो मेरी अपनी नॉलेज है, मैं पोर्ट की एक्सपेंशन अभी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्सपेंशन पोर्ट की उस वक्त की जाती है कि जब आपकी गवर्नेंस पोर्ट के ऊपर, आपके पोर्ट के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी अगर 100% है और उसके बाद पोर्ट जो है वो तो अपनी 60 to 80% कैपेसिटी तक पहुंच गई है, तो फिर आप पोर्ट को आगे बढ़ाना या डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। बाकी माइनर डेवलपमेंट्स जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपको करनी चाहिए। हाँ, शिपिंग, मैं बिल्कुल इस चीज को कहूंगा कि हमारे पास कंटेनर शिप नहीं है, हमें वो आसान तरीके लेकर आने चाहिए जिससे कि हम अपनी शिपिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। हम ज्यादा से ज्यादा लोकल कार्गो शिप पे लेके जाएं और सस्ता लेके जाएं। हम अगर बाहर की कंट्री का कोई जहाज इस्तेमाल करते हैं वो हमें महंगा पड़ता है, हम अपना इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने जो नई पॉलिसीज आ रही हैं और जो पहले पॉलिसी है उसके अंदर भी पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को मराद दी हुई हैं, यहाँ तक कि अगर आप कोई शिप खरीदते हैं तो उस पर कोई ना तो ड्यूटी है ना टैक्स है। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का शिप ले रहे हैं, $10 मिलियन, $15-20 मिलियन का आप शिप खरीद रहे हैं और उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। वो अगर पाकिस्तान में कहीं किसी भी पोर्ट पे बर्थ करेगा तो 25% उसके ऊपर आपने रिबेट दिया हुआ कि आपको 25% रिबेट है। कोई भी जहाज आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उस जहाज को मिलेगी जो पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर होगा। बिल्कुल सही। और आदिल साहब, आपको इंतजार नहीं करना पड़ा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि अब ये अगले 1-2 साल की प्लानिंग इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है
उसने चूंकि आज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है तो कुछ आपको आइडिया होगा कि ऐसी प्लानिंग है कि ये इंडस्ट्री आगे चलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सके, कोई बड़ा मेजर शिफ्ट ला सके और ये जो रेवेन्यू जनरेट ये कर रही है इसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा हो सके? मैं बिल्कुल बहुत पुरुमीद हूँ। मेरी पहले भी एक आध दफ़ा मुलाकात हुई है मिनिस्टर साहब से भी। फिर पाकिस्तान के अंदर जो ये चेंजेस लेकर आएंगे, बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में आए हैं पहली दफ़ा। उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, उन्होंने ग्रीन शिप ब्रेकिंग को देखा, उन्होंने एकेडमी को देखा जहाँ से हमारे सी फेयर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, उन्होंने हमारी और इंस्टॉलेशंस को देखा और अपने इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल यहाँ पे गुंजाइश है लेकिन डेवलप हो सकती है। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इसमें मैं बहुत उम्मीद हूँ, क्योंकि इतनी मूवमेंट मैंने मैरीटाइम के अंदर पहले नहीं देखी। जो मैरीटाइम के अंदर मूवमेंट आई हुई है, मैरीटाइम की तरफ कोशिशें जारी हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये कोशिशें और इसी तरह से लोगों तक बात पहुँचती रही। देखें, आपका ये इंटरव्यू लेना, आपका ब्लू इकॉनमी में बात करना, ये भी उसी चीज का एक हिस्सा है जो आज से पहले कभी टीवी पे आपने कभी सुना नहीं। आज से पहले कभी किसी क्लास में बच्चों को तक नहीं पढ़ाया गया कि ब्लू इकॉनमी क्या चीज है। ना उनको शिपिंग के बारे में बताया गया, ना उनको कुछ और बताया गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल लाजमी आगे बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह ये समंदर के रास्ते ही, हम फिशरीज पे भी बातें कर रहे हैं, हम फिश फार्मिंग पे भी बातें कर रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले फैसल साहब और गाबा साहब के साथ इंटरव्यू किया फिश फार्मिंग के ऊपर। आपने एडमिरल इफ्तिखार बराल साहब से बात की जो कि इतना माशाल्लाह इतना बड़ा काम करके, जो हमने एक इतनी बड़ी कन्वेंशन हमारी दुनिया में, अगर आप जाके शिपिंग का नाम लें तो पाकिस्तान के नाम अगर किसी और चीज पे नहीं आता तो शिप ब्रेकिंग पे लाजमी आता है। बिल्कुल। उस शिप ब्रेकिंग के ऊपर उन्होंने उस कन्वेंशन को साइन किया जो आगे हमें रुकावट बनी हुई थी हमारी, और आगे एक उम्मीद, ऐसा लग रहा था, नाउमीदी थी कि शायद अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कुछ अरसे में हमारी शिप ब्रेकिंग बंद हो जाएगी। हमने उस कन्वेंशन को साइन किया है, खुद IMO उसके ऊपर हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी पॉलिसीज बनवा रही है। अब जब वो आ जाएंगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा से वो जो हमारी खोई भी पहली पोजीशन है हम उसको हासिल करने के काबिल हो पाएंगे इंशाल्लाह सर। इस तरह से और चीजों में भी हम इंशाल्लाह जरूर तरक्की करेंगे। और मैं पूरा अल्लाह ताला की जात से उम्मीद हूँ कि इसको हमारी कंट्री जो है वो उसको बहुत सपोर्ट मिलेगी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, क्योंकि हार्बर से तमाम डायरेक्शन में आपको सपोर्ट मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और जगह हो। इंशाल्लाह ये जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल रशीद साहब, लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, बहुत होपफुल है कि आगे ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन्स के बारे में एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है, उस पर गुफ्तगू होगी छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की हालिया रिपोर्ट ने एक तशवीशनाक दावा कर दिया है कि पाकिस्तान में जो शहर हैं पाकिस्तान के, वो अब नाकाबिले रिहाइश होते जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क के बड़े शहरों में भी बहुत से चैलेंजेस अब सामने आ रहे हैं, जिससे वहाँ रहने वाले शहरियों का मेयार ज़िंदगी गिरता जा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बड़े शहर भी अब अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट की लॉन्चिंग के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक ने यह दावा किया है कि ज़्यादातर शहरी मराकज़ के मौशी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों के लिहाज से सलाहियत नाकाफ़ी है। तमाम शहरों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है और इन शहरों में जो कुछ सब्ज़ मकामात मौजूद थे उन्हें ख़त्म करके सिर्फ अशराफिया और अपर क्लास के इलाकों में ग्रीन एरियाज़ बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शहरी आबादी में तेज़ी से इजाफा शहरी मसाइल में इजाफे की असल वजह है और 2030 तक शहरी आबादी के 9 करोड़ 90 लाख तक जाने का तखमीना लगाया जा रहा है। यानी तेज़ी से बढ़ती आबादी जब मुल्क की कुल आबादी का 40% हो जाएगी तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इस हद तक कम हो जाएंगी, जिसके सबब शहरों और शहरियों पर दबाव मजीद बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान कराची की आबादी तकरीबन 2 गुना तक बढ़ गई है। लाहौर की आबादी में 138% का इजाफा हुआ है। अगर दीगर शहरों और देही इलाकों में सोशल और मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाकर हालात ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, जिसके बाद इन दोनों शहरों पर दबाव को कम किया जा सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के बड़े शहरों का बड़ी तफसील से जायज़ा पेश किया है
और एडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में क्लास डिफरेंसेस एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ज़्यादातर मुराद याफ्ता तबका कंटोनमेंट इलाकों या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहता है, जबकि कम आमदनी वाले अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद शहर के सबसे जो ज़िला शर्की है वो वहाँ पर रिहाइश पजीर है। तो अब ये सूरत हाल सिर्फ कराची की नहीं है, बल्कि लाहौर में भी अब इसी तरह के मामला और फिर पेशावर को भी इसी तरह के हालात का सामना है। तो अब हुकूमतों ने इस बारे में क्यों मज़ीद कोई काम नहीं किया, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ पाशा साहब खजाना हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एडीबी की जो इस वक्त ये रिपोर्ट है कितनी तशवीशनाक है कि ये हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 2030 या 40 में इसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा और हमारे रिसोर्सेज तो कम से कम होते जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि जो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल हैं उसका ये एक और पहलू है, और वो पहलू ये है कि हमारे जो बड़े शहर हैं जिसमें आपने ज़िक्र किया कराची, लाहौर ख़ास तौर पे, सबसे बड़ा मसला जो बन चुका है वहाँ कि अब आप ये देखिए कि कराची जो पाकिस्तान का जिसे कहते हैं ना प्राइमेट सिटी है, उस शहर में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तरफ तो ये शहर के जो माशी पोजीशन है उसके तहत वो शहर हमारे मुल्क के तकरीबन 60% जो टैक्स की आमदनी है वो कराची से हासिल की जाती है, और कराची को वापस में कितना मिलता है, ना मिलने के बराबर है। आपको हैरत होगी कि जो हमारे निज़ाम में इंडिपेंडेंस के बाद से एक बहुत अहम टैक्स था अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स। ये ऐसा टैक्स है जो लोकली शेयर किया जाता है और इससे जो म्युनिसिपल हुकूमतें हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं और उससे रास्ते होते हैं, स्लम क्लियरेंस इम्प्रूवमेंट होता है, पानी की सप्लाई वगैरह वगैरह होता है। और ये ऐसा रहा है पाक कराची में पिछले 70 साल से, मगर पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी टैक्स ना होने के बराबर हो चुका है। हमारे मुल्क के जो अमीर लोग हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और आपने दबे दबे अंदाज में जो पॉश एरियाज़ का ज़िक्र किया है वो ऐसे एरियाज़ हैं जिनसे जहां प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है वो कंटोनमेंट बोर्ड को जाता है, म्युनिसिपल हुकूमतों को नहीं जाता है। सही। हालांकि रास्ते, पानी सप्लाई वगैरह सब मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तो लिहाजा एज़ ऑलवेज़ प्रॉब्लम वही है, रेवेन्यूज़ कलेक्शन का, रेवेन्यूज़ के शेयरिंग का, रेवेन्यूज़ के इस्तेमाल का। और अब पोजीशन ये हो गई है कि शहरों में, बड़े शहरों में, पेशावर का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, पेशावर की आबादी में पिछले 7 साल में कमी आई है। ये हैरत अंगेज़ बात है, कमी आई है, लोग वापस जा रहे हैं अपने गांव। तो इस हद तक ऐसा होना ये बहुत ही अफसोसनाक बात। सही। तो सर एक तो ये अपनी जगह एक तशवीश का मकाम है, ज़ाहिर है कि माजी में हुकूमतों ने कोई पॉलिसी नहीं ऐसी इख्तियार की। हमेशा हमारी हुकूमत की तवज्जो रहती है किसी तरह IMF का प्रोग्राम मिल जाए। अब ये जो प्रोग्राम इस वक्त मिला है ये एक ब्रीदिंग स्पेस तो है, लेकिन जो इसमें शराइत हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की आप भी बात कर रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म हुकूमत भी करना चाहती है लेकिन अमली तौर पर कुछ कर नहीं पाती है। अब ये कितने इम्कानात हैं कि 36 माह में हमारी जो मईशत की राय उसका भी तयन हो जाएगा, हम दुरुस्त सिम पर भी चल पड़ेंगे, इकनॉमिक इंडिकेटर हमें पॉजिटिव तो अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कितने लॉन्ग टर्म है ये पॉजिटिविटी? देखिए, पॉजिटिव की जो आपने जिक्र किया है, अल्लाह का फजल है कि एक चीज़ में यकीनन पॉजिटिव है, और वो है कि अफराते ज़र की रफ्तार जो है वो कम हुई है नुमायां तौर पर। मगर आप ये देखिए, शरह नमू पाकिस्तान का अटक गया है, 2.5 से 3% से नहीं बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना ख़त्म कर दिया है। और आपको हैरत होगी इस बात की कि हमारा सनती शोबा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल हुआ वो पिछले 25 साल यानी कि उससे भी कम रहा है। 1999-2000 में जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हुई थी वो 2023-24 से ज़्यादा थी। अब लोग पैसा कहाँ लगा रहे हैं? जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। और उसकी वजह क्या है कि रियल एस्टेट पे जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, टैक्सेस ना होने के बराबर हैं।
अमीर तबका से, हालांकि हमारे लॉस के तहत 6 टैक्सेस हैं टैक्सेस प्रॉपर्टी पर, कलेक्शन 0.2% GDP का, शर्म आनी चाहिए। और इसके नतीजे में आप देखिए कि शहरों का जो बुरा हशर हो रहा है, बिल्कुल जिसे कहते हैं नियर कराची तो इज इन स्टेट ऑफ कोलैप्स, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू लिव सिटीज इन द वर्ल्ड, अमंग द बॉटम 20 सिटीज इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी साहब अब तो ये इकदाम हुकूमत को करने ही पड़ेंगे ना, चूंकि IMF भी अब ये कह रहा है कि जो सेक्टर्स आपके टैक्स नेट में नहीं है उनको आप लेकर आएँ। जब IMF की ये शर्त सामने आ गई है, वो SOEs पर जो इस वक्त पूरा एक बोझ की सूरत में पाकिस्तान की इकॉनमी पर वो खसारे की सूरत में मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन भी अब शुरू हो रही है, IMF के प्रेशर पर वो शुरू हो रही है, तो ये अब एक दुरुस्त सिमत का तयन हो चुका है। पेस को तेज़ करने की ज़रूरत है या अभी भी हमें सिमत अभी क्लियर नहीं है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं? बात दरअसल ये है कि ऑन पेपर तो बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स का जिक्र है जो मुनासिब हैं, असल इशू होता है उनका इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें सियासी और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के जो अशरफिया है, जो एलीट है, उनका जो कंट्रोल है आपके निज़ाम पर। अब आप ये देखिए कि हमने IMF को कमिटमेंट दे दिया है कि ज़री शोबे पर हम टैक्स लगाएंगे, मुनासिब किस्म का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। आप मुझे बताइए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इतनी उनमें ताकत होगी कि किसी बड़े ज़मींदार से जाके कहें कि भाई पूरे टैक्स दो? ये टैक्स का निज़ाम मैंने ही लाया था 1997 में जब मैं हुकूमत में था, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पंजाब में ख़ास तौर पे। आज पोजीशन ये है कि पूरे प्रोविंस से सिर्फ 2 अरब कलेक्शन होती है, जबकि उनकी आमदनी जो है वो 8 से 9 हज़ार अरब के लगभग है। ये है आपका निज़ाम। तो अभी साहब जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि बताइए कि टैक्स तो लॉ तो ले आएंगे मगर कलेक्शन नहीं कर पाएंगे आप। वो जनवरी में जब ये कानून साजी हो जाएगी तो उसके बाद भी ये इतना ही मुश्किल रहेगा जितना कानून साजी से पहले, या उसके बाद उस कानून का फ़ायदा उठाते हुए कम अज़ कम वो एक अमली तौर पर मुमकिन हो सकेगी वो चीज़? मेरा नहीं ख्याल है कि अब आप देखिए हमने तब्दीली की और रिटेलर्स को एक बड़े अच्छे निज़ाम के तहत, जैसे कहते हैं ना ताजिर दोस्त प्रोग्राम के तहत टैक्स करने की कोशिश की, 50 अरब का टारगेट रखा, खींच खांच के 1 अरब भी नहीं आया है अभी तक। तो कुछ 550 लोगों ने उसमें टैक्स भरा है, रजिस्टर तो 80,000 हो गए लेकिन 550 लोगों ने टैक्स भरा है। अब आप सोचिए इसी तरह से आपका निज़ाम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में भी यही होगा। इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी और पॉलिटिकल कमिटमेंट, टेकिंग ऑन द एलीट, ये सब ऐसे हालात हैं। IMF जो है हवा में जो चाहे कह देता है, किताबी बातें करता है, मगर असल मसला इम्प्लीमेंटेशन है और उसमें बहुत ही दिक्कतें होने का ख़तरा मौजूद है। और आप देखिएगा कि ये प्रोग्राम खुदा न खास्ता पहला रिव्यू जो है वो मार्च में है, और मार्च तक आपके रेवेन्यूज़ में खुदा न खास्ता 800 से 1000 अरब का शॉर्टफॉल हो चुका होगा। तो क्या आप मिनी बजट लाएंगे? ये तो मैक्सी बजट हो जाएगा, मैक्सी बजट। दरअसल पाकिस्तान में जब तक एक कंसेंसस बिल्डअप ना हो और एलीट कैप्चर को हम टैकल ना करें, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। हम कह रहे थे कि अब ये मिनी बजट नहीं बल्कि एक मैक्सी बजट आएगा, चूँकि जो टैक्स रेवेन्यूज़ का शॉर्टफॉल बहुत ह्यूज होने का इम्कान है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।